फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शावेज अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप में मुस्कुराती हुई आंखों से यह हसीन मंजर देख रहा था जिसमें हानिया नाश्ता करती हुई उसकी आंखों के सामने थी। कभी वो उसके छोटे छोटे हाथों को देता, कभी मुंह में ले जाते हुए नवाले को खाने के लिए हानिया ने मुंह खोला तो उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ उसके सफेद छोटे छोटे दांतों को बेहूदी से देखे क्या। अब वह जूस पीने लगी थी तो शावेज के गले में कांटे से उगलने लगे थे। उसने आग बढ़ाकर स्क्रीन पर नजर आते हुए उसके चेहरे को छुआ। दिन ब दिन इस लड़की के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उसके लिए वो दीवाना हो चुका था। हर वक्त उसके हवासों पर सवार रहती। अब तो ये हाल था कि रात फिर उसके करीब रहने के बाद सुबह फिर आंखें उसे अपने सामने देखने के लिए जिद करती। दिल मचल उठता कि वो अभी सामने चाहिए, बस चाहिए। शावेज पहले दिन के बाद जब हानिया के पास गया था तो 7 मिनी साइज कैमरे उसके रूम में लॉन्च में लगाया था कि उस जगह ज्यादा पाई जाती थी। मगर 2 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि एक कैमरा लॉन में भी जरूरी है। शाम के बाद हानिया अक्सर वहां वॉक करती थी और दीदार यार तो शावेज के पुरस्कून रहने की दोस्त थी जिसकी हर वक्त जरूरत होती थी। इस तरह शावेज का दिन गुजर जाता, रात में तो फिर उसके करीब ही होता था। हानिया नाश्ता कर चुकी थी, अब वो ड्रेस अप होने बाथरूम गई थी क्योंकि कुछ देर बाद उसे अपने डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए जाना था। उसके देर से उसके दीद से शेर होने के बाद शावेज को भूख का एहसास हुआ जब उसने अपने लिए नाश्ता मंगवाया। खाने के ना खाने के बाद ही उसे भूख का एहसास होता था, वरना पूरा दिन उसे याद ही नहीं रहता था कि खाना भी खाना है। नाश्ते से फारूक हुआ था कि कुछ जरूरी फाइल देखने लगा। 2 घंटे बाद उसकी मीटिंग थी। कुछ देर बाद पीवन उसका पार्सल लेकर आया जो शावेज ने कल ही ऑर्डर किया था। बड़े से पैकेट में कुछ खूबसूरती से पैक था। शावेज ने मैनेजर को बुलाया। यस सर। इजाजत मिलते ही रूम में आया। जब शावेज ने उसे कुछ समझाकर वो पार्सल घर भेज दिया था। इस पूरे वक्त में खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अभी उसे हानिया से पहले हॉस्पिटल में पहुंचना था कि ऐसे वक्त में एक पल के लिए भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था वो। हानिया डॉक्टर के पास से चेकअप करवा कर वापस आए तो सामने ही बेड पर बड़ा सा गिफ्ट पैक पड़ा हुआ था। उसका इंतजार कर रहा था। फिर से हैरत खुशी के मिले जुले तासरात उसके साथ ही करीब आते उसने उठाए, अपनी बेड से चादर उतारे, एक तरफ रखते हुए आराम से बेड पर बैठी। लाइट ब्लू सूट में उसे गुलाबी रंग का चांद की तरह दमक रही थी। शावेज का तो सांस ही रुक गया था। बिना दुपट्टे के उसकी रनाइयों से भरपूर गतास वजूद सामने था। ऐसा लगता था कि हर कलर बना ही उसके लिए है। वो खुद से बेपरवाह सी बैठी थी, इस बात से अनजान कि इसका ये क्यामत डांटा हुआ रूप किसी के दिल पर बिजलियां गिरा रहा है। आराम से बैठी हुई कार का डोर खोला, उसमें हमेशा की तरह कार्ड खोला, उसमें हमेशा की तरह वेल विशेस लिखा हुआ था। गिफ्ट खोलने लगी, जानती थी कि अंदर से कोई अनोखी चीज निकलेगी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और कीमती होगी। वही हुआ। अंदर से बड़े साइज की बार्बी डॉल थी जो किसी नौमोद बच्चे के बराबर थी। उसकी बैग पर छोटा सा स्कूल बैग लटका हुआ था। हाथ में बड़ी उंगली के साइज की फीडर थी जो आगे करती बार बार मम्मा मम्मा कह रही थी। हानिया हंसी फिर से हाथ में उठाए हुए हंसती चली गई थी। कितना खूबसूरत एहसास था जब उसका भी ऐसा छोटा सा बेबी होगा, उससे फीडर मांगेगा, बैग लेकर स्कूल जाएगा। कितना खूबसूरत पल होंगे वो। हानिया इस गुड़िया को बाजू में सिमटते हुए मुस्कुराती हुई हवाबों में खो गई जब अचानक गुड़िया से आवाज आई, पापा पापा। पहले हानिया हैरान हुई, फिर उसे घूरकर देखती हुई बोली, गंदी बच्ची, पापा नहीं बोला, सिर्फ मामा बोला है। पापा गंदे हैं, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, ना ही जरूरत। हम उनके पास नहीं जाएंगे बल्कि बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पापा जैसे बैड बॉय नहीं होंगे। अनजाने में ही वो शाबे से चिपका कर गई थी एक बेजान गुड़िया के सामने। जाने की उसका दिल बढ़ आया था। लाख खुद को समझाया कि उसे शाबे से नफरत है, वो इससे हर ताल्लुक खत्म करना चाहती है, मगर दिल बेचैन सा रहता था। सोचे घूम फिर कर वहीं उस चीज पर आकर टिकती। कभी सोचती क्या उसने शादी काली होगी, उसे भूल क्या होगा, क्या कभी उस बच्चे को अपनाएगा या फिर मेरी तरह बाप की मोहब्बत के बगैर महरूमियों में जिंदगी गुजारेगा। जबकि वो बीजान एहसान शाह के सामने हजारों बार सती से ये कह चुकी थी कि उसका और उसके बेबी का शावेज से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। इस तरह की सोचे खाने के गिर चक्कर काटती रहती थी जिसकी वजह से वो बेचैन बेसुकून हो जाती। क्यों नहीं निकलता था वो शब्द उसके दिल दिमाग से, आखिर क्यों नहीं बोलती थी उसकी मोहब्बत बड़ी सरगोशियां। मियाँ बीवी के पाक रिश्ते में अल्लाह ने एक अल्लाह की कशिश रखी थी जो कोई नामहरम के समझने की बात नहीं। एक दूसरे को काले जादू की तरह खींचती है। इस तरह चाहे हजारों लड़ाइयां हो मोहब्बत कम नहीं होती। जबकि दूसरे किसी फर्ज से लड़ाई में इंसान के दिल में उसके लिए मैल आ जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता नफरत को जन्म देता है। इस तरह हानिया का भी दिल उस तरफ खींचता था, चाहे शिकवे शिकायत के नाप पर ही सही, नफरत के अंदाज में ही। गुस्सा, नाराजगी, बदगुमानी थी, सिर्फ जैसे वो नफरत समझ रही थी, मगर वो इस बात को मानने को तैयार न थी। अब भी वो समझती थी कि उसके दिल में शावेज के लिए नफरत है और वो भी उसे भूले अपनी जिंदगी में मगन होगा। जब भी तो एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, माफी तलाफी की कोशिश नहीं की। अब तक तो जैनब के साथ शादी भी काली होगी। एक कांटा था जो इस बेहिस शख्स की जिंदगी से निकल गया था। अब तो खुश होगा वो अब वो इन सब सोचों से उदास कर रहा था। इन दिनों उसकी कैफियत अजीब थी, कभी खुश होती तो कभी रोने लगती। दूसरी तरफ शाबिर उसके दूर जाने की बातें सुनता हुआ बेचैन हुआ था। उदासी आंखों में हलकोड़े लेने लगी थी। इस दाबी कैफियत में बालों में हाथ फेरता हुआ खड़ा हुआ था तो क्या इतने दिनों में उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कौन है जो उसकी पल पल की खबर रखे हुए है।
रात भर उसके साथ उसके करीब होता था। शाहबाज की मोहब्बत का एहसास उसे अपने इर्द गिर्द महसूस क्यों नहीं हुआ, मगर अब बहुत हुआ। ये सब वो अपनी शरीफ व कानूनी बीवी से कब तक ऐसे छुप छुपा मिलता रहेगा। इस तरह तो कभी हमारे बीच ये बदगुमानी खत्म नहीं होगी, ना ही उनके बीच की दूरियां खत्म होगी। दिल गिरफ्तार था। शाम को ही घर वापस आ गया था जब उसे इत्तला मिली कि बीजन हानिया को अपने साथ गाँव को लेकर जाना चाहती हैं। आधी रात का वक्त था। नाइट ड्रेस में, हाफ स्लीव की शर्ट में वो दूर कहीं हलम में नजर जमाए हुए टायर्स की रेलिंग के साथ खड़ा। सर्दी बढ़ रही थी मगर वो हर चीज से बेपरवाह एक हाथ में सिगरेट सुलगावे गहरे कच लेता हुआ मुंह नाक से धुआं निकाल रहा था। हानिया की दूरी के साथ से खून दमा में ठोकरे मार रहा था। सर दर्द से फट रहा था। आज उसे हर कुछ लहासा नजर आ रहा था। लाल सुरा आंखों में नमी लिए वो अपने हाथ देखे गया था जो उसे हाल नजर आए थे। आज भी वही दामन हाल ही हाथ था। आसमान का चांद भी उसे देता हुआ उदास था। सिगरेट खत्म करते हुए उसने मुंह पर हाथ फेरा और हानिया ने के आमने सामने का मिलने का फैसला किया था। अब वो काफी बेहतर थी। उसकी मेंटली कंडीशन के साथ मुकम्मल सेहत जाब हो चुकी थी। अब उसे बात की जा सकती थी। बीजान इसरार करती हुई हानिया को लिए घुम आ गई थी कि यहाँ का माहौल उसकी सेहत के लिए अच्छा है। अब तो एहसान शाह की भी शावेद से नाराजगी खत्म हो गई थी। आठ बेटा बिना कर पाला था, कब तक सजा दे सकते थे। और जब उन्हें इसकी दिन रात की खबर भी थी। हानिया आना नहीं चाहती थी मगर बीजान के प्यार बड़े इसरार करने पर और उस बात का यकीन दिलाने पर का शावेद को हवेली आने की इजाजत नहीं है, उसका हमसे कोई ताल्लुक खत्म है। गाँव की आबो हवा ने हानिया की सेहत पर अच्छा असर डाला था और वो ज्यादा सेहतमंद, खूबसूरत, बड़े बड़े वजूद की मालिक होते जा रहे थे। अब वो बाकायदगी से नमाज पढ़ती और कुरान पाक भी खत्म होने वाला था। आदत तो वह पहले ही पढ़ चुकी थी। हानिया एक शॉर्ट माइंड लड़की थी जो जल्द हर चीज को समझ आती थी। इस वक्त भी वो बीजान के करीब बैठी हुई जब बीजान दरस दे रही थी, शोर के हकूक के बारे में बता रही थी। माँ जी, मुझे सुकून नहीं मिलता जब नमाज पढ़ती हूँ, बस जब भी सुकून रहता है। उसके बाद फिर वही बेचैनी बेसुकूनी। जब एक कम उम्र खूबसूरत सी लड़की ने पूछा, तुम अपने शोहर का घर क्यों छोड़ बैठी हो? माँ जी, मेरा शोहर मुझे मारता है, बेइज्जत करता है। अच्छा, और तुम क्या करती हो? माँ जी ने शरारती मुस्कुराहट से पूछा। वो जानती थी कि ये लड़की अपने शोहर से नाराज होकर मेके जा बैठी है। उसकी माँ ने ही बताया कि इसकी लड़की को समझाए, जो उनके भी काबू में नहीं है। मैं बस बोलती हूँ तो वो भी हाथ उठाता है। लड़की ने अपनी सफाई देना चाहे। अच्छा, तुम अपने शोहर को बुरे अल्फाज बोलो। वो बेचारा तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके ज्यादा मेहनत का कम उजरत लेकर ज्यादा बातें तरह तरह के लोगों की सुने, फिर जब वो घर आए उसी बीवी की शिकवा शिकायत खत्म ना हो तो इंसान क्या करे? शोहर की पीठ पीछे बुराइयां करने वाली औरत जहन्मी है। तुम तो फिर भी मुंह पर बोलती हो। तुम्हारा शोहर आया था मेरे पास, शर्मिंदा था, उसे अपनी गलती का एहसास है, घर लाना चाहता है तुम्हें, मगर तुम अपनी जिद पकड़े बैठी हो। मिल गई कोई और उसे फिर बैठकर रोना। गलती उसकी है तो कम तुम भी नहीं हो। माँ जी एक के बाद एक बात बोलते थे शर्मिंदा कर गए थे। माँ जी, मैं घर जाना चाहती हूँ, उसके बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है मगर मैं उन्हें किसी और के साथ नहीं दे सकती। उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तुम दोनों में ही सब्र बर्दाश्त नहीं है, उसे समझा दिया था। अब तुम्हें समझा रही हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा समझौता करोगी तो तुम अपने शोहर के दिल और घर पर राज करोगी। क्या ये महंगा सौदा है? जो भी अपने शोर से नाराजगी है वो आज ही खत्म कर लो, उसी में सुकून है। वैसे भी तुम इतने दिन अपने शोर से नाराज होकर मेके बैठी हुई हो, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रही हो। अल्लाह अपने हकूक तो माफ कर देता है मगर बंदे के नहीं। जब हम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा गुनाह है और वो मालक व बरतर भी बिना तुझे जिताए हुए दिखाए हुए माफ कर देता है। मगर जब हमारी बारी आती है किसी को माफ करने की तो हम उस गुनाह की लंबाई चौड़ाई नापने लग जाते हैं, माफ करने में हिचकिचाते हैं, जबकि थोड़ी ही देर पहले खुदा से पहाड़ जितने गुनाह माफ करवाए बैठे होते हैं। इस वक्त याद नहीं आता कि इस मालिक को तेरे गुनाह का भी पता है और उसके गुनाह का भी। निकाह एक पाक रिश्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर बांधा जाता है कि ये कोई कमजोर ताल्लुक नहीं है जिसे तुम खत्म करना इतना आसान समझते हो ना। अल्लाह दो अजनबी अनजान फर्द को एक दूसरे के लिए शनासा बना देता है। दिलों में मोहब्बत, यकीन, एहसास का रिश्ता खुद ब खुद पैदा होता है। ये एक खालिस रिश्ता है जो दो दिलों को और दो रूहों को जोड़ता है। एक बड़ा अफसर अगर गवाह बन जाए तो केस कितना मजबूत हो जाता है, तो उसके रिश्ते के गवाह तो खुदा के महबूब दुनिया की अजीम हस्ती और दोनों जहां का मालिक को गवाह बनाकर बनाएगी। इस खूबसूरत और मजबूत रिश्ते को कैसे तोड़ सकते हो? आपने सही कहा माँ जी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने हुस्न पर बड़ा घमंड था, इसलिए मैं अपने काबिल नहीं समझी थी। इस लड़की ने रोते हुए अपनी गलती मानी, जबकि हानिया ये सब सुनती वैसे ही सच बैठी हुई थी। एक एक लफ्ज उसके दिल पर लग रहा था। क्या इस सब में मैं खुद भी कसूरवार हूँ? क्या शवेज ने जो किया वो रिएक्शन था अतः उसके अमल का? वो भी तो यही करती आई थी। उसने भी तो कभी शावेज को इज्जत के काबिल नहीं समझा था। चाहे उसे शावेज से मोहब्बत थी मगर इज्जत कभी नहीं की थी। उसे घबराहट सी होने लगी थी। अब क्या वो भी अल्लाह की नाफरमान है? मगर शावेज तो मुझे खुद के साथ का काबिल नहीं समझता था, आज भी मुझसे अजनबी बना बैठा है। मैंने मुझसे उठी और मेरे कमरे में आ गई जब बीजान मुस्कुराई थी कि कुछ बातें उन्होंने उसके लिए ही कही थी।
शाम में वो लान में बीजान और एहसान शाह के साथ बैठी हुई थी जब मुलाजिमा आई। उसके हाथ में बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में गिफ्ट बैग था। उसने लाकर हानिया को दिया। हानिया ने खुशी खुशी खोला तो आंखें चुंदिया गई थी कि अंदर से पेशे कीमती पत्थर से बना हुआ ताज था। अंदर एक चिट्ठी थी, कमिंग सून माय लेडी। डैड, बीजान देखे कितना खूबसूरत था ये। खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। हाँ, हमारी शहजादी बेटी के लिए ऐसी ही चीज होनी चाहिए। एहसान शाह ने मोहब्बत से उसका खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखा। दिखाओ तो जरा, मैं भी देखूं मेरी बेटी पे कैसा लगता है। बीजान ने जगमगाता हुआ आंखों को हिरा करता हुआ ताज हानिया के सर पर पहनाया। माशाल्लाह, अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, वरना कुछ अधूरा सा था। उनकी बात सुनती हुई वो खिलखिला उठी थी। यह सब बहुत ही ज्यादा मसमरेज कर देने वाला था। जिंदगी में ऐसे सरप्राइज उसे कभी किसी ने नहीं दिए थे। मुझे लगता है ये सब आप लोग ही काढ़े हैं, वरना कौन मुझे इतनी मोहब्बत करता होगा। नहीं, हम नहीं हैं वो। आप सच कहने हैं। हानिया को यकीन नहीं था कि उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल कौन रख सकता था इन दोनों के अलावा। आए तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। तुमसे वही मिलने आने वाला है, फिर देख लेना क्या सच है क्या झूठ। कौन डैड? तुम्हारा वेल विशर्स। कब डैड? आपको कैसे पता? वो बेहद खुशी से खुश हुई थी। बस पता चल जाएगा, रात में मिलेगा तुम्हें ये सरप्राइज। एहसान शाह हंस पड़े थे उसकी एक्साइटमेंट देखकर। उफ डैड, अब मुझसे वेट नहीं होगा। फिर भी मुंह बनाती हुई रात का इंतजार करने लगी। रात डिनर के बाद हानिया बैठी थी जब रिश्तेदार की बेटी उसके पास एक कार्ड लाई। उसने कार्ड खोला तो उसमें लिखा था कि बैक साइड लॉन में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी आओ। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा और खुशी से उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। वो बाहर आई तो ऐसा लगा कि हर तरफ आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हैं। सारे छोटे बड़े दरख्तों पर लाइट्स जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। बैक साइड आई तो स्टार से लेकर सामने व्हाइट फूलों से डेकोरेट किए गए झूले तक घास पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। कारपेट के अतराफ में व्हाइट ही लाइट्स थी। रेड व्हाइट बलून बिखरे पड़े हुए थे। ताजा फूलों के बुके। हल्की आवाज में वेलकम वेलकम का म्यूजिक बजता हुआ हानिया के चेहरे पर खुशी बखेर गया था। हानिया के सेंटर में आते ही आसमान पर धमाके से रोशनी हुई और वेलकम मॉम डैड लिखा गया था। पिंक डिली डॉली फ्रॉक से आती हुई घेरेदार फ्रॉक ट्राउजर और बालू पर आधे कैचर में जकड़े, जिनकी कुछ लिटें उसके मोमी चेहरे के तरफ में बिखरी हुई थी। ग्रे आंखों में चमक ली। वो खुद भी पिंक रोज लग रही थी। वो पहले ही वो गुलाबी सी थी, मगर अब तो माँ बनने का एक अलग ही नूर उसके चेहरे पर उसकी खूबसूरती में इजाफा करता जा रहा था। आहिस्ता से चलती हुई झूले तक आई और आराम से बैठी। टेबल पर केक रखा था जिस पर सॉरी माई लाइफ लिखा हुआ था। ये सब जिसने किया था उसका अभी तक कुछ पता नहीं था। हानिया को बेसब्री से इंतजार था अपने वेल विशर से मिलने का, जिसने उसे इन दिनों में बहुत ही खुशी दी थी। उसके चेहरा मुस्कुराहट की वजह बना, मगर वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। इसी वक्त पूरे गार्डन में अंधेरा छा गया था और बस एक तरफ फोकस लाइट ऑन हुई थी जिसमें से कुछ चलता हुआ हानिया की तरफ आ रहा था। चारों तरफ धुआं था जिसकी वजह से हानिया उसे पहचानने से कासर थी कि ये है कौन। रोशनी में चलता हुआ वो इंसान करीब आते हुए उसके पास रुका। जब तमाम लाइट्स ऑन हुई, हानिया का सख्ता भी टूटा। उसने देखा कोई एक घुटना जमीन पर टकाए, एक सीधा किया। उसके पास हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए बैठा था। हानिया साका से सांस रो गई थी। उसके सामने लाइट ब्राउन शर्ट, ब्लैक जींस में सुरख व सफेद खिलते हुए चेहरे के साथ वजाहत हुसन की मुकम्मल तस्वीर बना हुआ मुस्कुराता हुआ आंखों में उसके लिए जज्बात का समंदर लिए वो कोई और नहीं, शावेज ही था। मैं आज सबके सामने तुम पर किए हुए हर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की माफी मांगता हूँ और अहद करता हूँ कि जिंदगी भर तुम पर किसी किस्म की सहायता नहीं करूंगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी हर चीज की इकलौती मालिक होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बेरग और बेरान जिंदगी में वापस आकर उनको खुशियों से बांट दो। माई लाइफ। वो आंखों में आंसू उम्मीद लिए हुए उसके सामने बैठा था। जब हानिया की आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे, वो मुकम्मल खामोश थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। इत्तेफाक के वो मनाजर किसी फिल्म की तरह एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब जब उसने शावेज पर इतबार किया, भरोसा किया, उसने कैनेडा जैसे आजाद मुआशरे में रहने के बावजूद भी कभी किसी गलत काम ने नहीं किया था। उसकी कुछ लिमिट थी, या फिर शायद खून का असर। वो जो बुराई के रास्ते पर नहीं चली, बाहर से चाहे वो कितनी भी मॉडर्न हो, मगर अंदर से वही मशकी शर्म हया वाली थी। आज तक उसने कभी किसी नामहरम को खुद के करीब आने की इजाजत नहीं दी थी। उसके चेहरे के संजीदा तासरात देखने के बाद हर कोई उसे हाइफ रहता था। उसके इर्द गिर्द हमेशा एक प्रोटेक्शन का एहसास होता था। उसके बाप की रातों की दुआओं का असर था, जो वो हर वक्त एक अनदेखे असर में रहती थी। माँ तो उसे यहाँ से ले जाने के बाद गाफिल हो गई थी, उसे एक आया संभाला करती थी। इन सब के बाद भी उसके शोहर ने उस पर बहुतान लगाया था। उसने उसकी इज्जत नफ्स मजरू किया था, पूरी तरह उसे तोड़ दिया था, अपने ही घर में नौकरों की तरह रखा। क्या वही सब डिजर्व करती थी? जब भी उसने आदत से बात की, मुलाकात की, वो इस वक्त महरम नामहरम की असलियत से अनजान थी। मगर वो तो नहीं था ना फिर जैनब के साथ अकेले मिलना और बात करने को भी गलत क्यों नहीं समझा? सजा सिर्फ उसके लिए थी। अब जब वो कुछ जिंदगी की तरफ वापस आई तो वो वापस आ गया था। महीनों की अजियत कैसे भूले शावेज के वो जिल्लत बड़े हुए अल्फाज।
وہ کیسے یہ سب اتنی آسانی سے بلا دیتی. کتنی ہی راتیں اس نے روتے ہوئے سلگتے ہوئے اذیت میں کاٹی تھی. ہر رات اپنی موت کی دعا مانگتی تھی. وہ ذلت جو اس نے زینب کے ہاتھوں اٹھائے. بچا ہوا کھانا کھانا اپنے گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی. اگر اس دن کا باپ نہیں آتا تو وہ کہاں ہوتی. آج پھر یہ شخص کیسے اپنے کیے کی معافی کیا دیا تھا اس شخص کے ساتھ نے. کیا یہ مجھ سے میری آخری امید چھین کر لے کر جاننے تو نہیں آیا؟ ورنہ یوں اچانک آنے کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ سوچاتے ہی وہ کام اٹھی. شاویز نے ابھی تک خانیہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا ویل وشر ہے. آپ کیوں آگے آئے ہیں پھر سے پھر سے میری زندگی میں میرے ساتھ کھیلنے کا آپ کا ابھی تک دل نہیں بڑھا؟ مجھے توڑ کر رسوا کر کے اگر آپ اس وجہ کی وجہ سے یہ سب ناٹک کر رہے ہیں ایک بار بھی مجھے سب سے دور لے جانے کے لیے تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے مجھے اب تنگ کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی مگر آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. وہ چیخا کہتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چرا چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دے. شاویز الٹے قدم واپس آنے لگا. اسے خانیہ کے آنسو تکلیف دے رہے تھے. اس کی باتیں اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی. شور تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا. خانیہ کی سسکیاں کانوں میں گونجنے لگی. شاویز کے دماغ کی شرانیں پھٹنے لگی. وہ تیزی سے بھاگتا ہوا گھر تک آیا اور گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بگائی.